मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरेपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो साइंस का न्यू बुक आया है। 8 नहीं 7 का हम लोग पहले कर लेते हैं ना, क्योंकि 6 का हम लोगों ने कर लिया था। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो एक खास बात मैं बता दूं, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो यहाँ पर या सीबीएसई का स्टूडेंट हो, ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या हो गया है, अब सेम हो गया है। तो ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। बस अंतर कितना है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे अगर कोशिश करें तो, और सीबीएसई के बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, है ना। कंटेंट सिर्फ आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और सीबीएसई के बच्चे भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बुक अब सेम हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिनांक 28 फरवरी को विद्यालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। मनाते हुए विज्ञान मेले का आयोजन किया। प्रवेश द्वार पर स्वागत करते समय भाई बहन अश्विन और कृति को एक श्वेत कागज दिया गया। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें यह श्वेत कागज क्यों दिया गया है। कुछ कदम आगे एक कार्यकर्ता इन कागजों पर एक द्रव छिड़क रही थी। भाई बहन ने अपने श्वेत कागजों पर छिड़काव करवाया। द्रव पदार्थ के छिड़कते ही उन कागजों पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक और उत्साहित थे कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। तो कोई भी नया चीज़ जब हम लोग देखेंगे ना, कि हमारे आसपास में कोई घटना घट रही है जो कि पहले हम लोगों ने नहीं देखा था, तो वो हमारे अंदर क्या कर देता है, क्यूरोसिटी जगा देता है, हमें उत्साहित जगा कर देता है। और उसके बाद कारण भी हम लोगों को ढूंढना चाहिए। उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से तब संतुष्ट हुई जब पदार्थों के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुँचे, ठीक है। वहाँ उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिश्रित कर रंगों में परिवर्तन होने वाली अनेक गतिविधियाँ देखी। उन्हें यह परिवर्तन के विषय में और अधिक से खोजने का निर्णय लिया। आइए हम भी सीखने के इस रोमांच के साथ सम्मिलित होते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के थीम पर यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्टोरी बताया गया था। सफ़ेद वाइट ग्लास यहाँ पेपर है, और इस पर जब स्प्रे डाला गया तो इसमें स्वागत वाला यहाँ पे आया। उसके बाद इधर देख सकते हैं आपका स्टॉल लगा हुआ है। अन्वेषण, परीक्षण, आनंद, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। इसको और अगर छोटा करें, ठीक है, इतना ही बड़ा है। और यहाँ पे हम लोग का एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का है पिक्चर डाला हुआ। आप इनका नाम बताएंगे ये कौन है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क रहा। आगे 2.1 में कह रहा है, चैप्टर 2 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग का डिस्कस हो रहा है, प्रकृति हमारे विज्ञान की प्रयोगशाला। लिटमस एक सूचक के रूप में, ठीक है। तो बात करें लिटमस का, तो जो लिटमस होता है वो क्या होता है, लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन जो बना होता है एल्गी और फंगी का बना होता है। एल्गी कहने का मतलब शैवाल, और फंगी का मतलब हम लोग का हो जाएगा कवक। शैवाल और कवक से मिलकर के बना है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रतिदर्श यथा नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, चूने का पानी, नल का पानी, कपड़े धोने का पाउडर का विलयन, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, सभी को क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, एसिड बेस है ना। तो ये सब जानने में मदद करेगा। ये सब जो विलयन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। नीले लिटमस पत्र की एक पट्टी ले और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। इन टुकड़ों को एक स्वच्छ और शुष्क सफ़ेद पट्टिका पर फैला दें। बिंदु पाती की सहायता से इसे प्रत्येक प्रतिदर्शी पर एक एक बूंद के इन टुकड़ों पर डाली, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। बिंदु पाती कहने का मतलब ये जो ड्रॉपर है ना, ये ड्रॉपर के मदद से निकाल करके सब पर एक एक डालेंगे और देखेंगे उसमें कलर कैसा चेंज हो रहा है। क्या आपने नीले लिटमस पेपर के टुकड़ों के रंग में कोई परिवर्तन देखा, अवलोकन किया? तालिका 2.1 में अपने अवलोकनों को लिखिए। अभिलेख मतलब लिखिए, ठीक है। यही क्रियाकलाप चित्र संख्या 2.2 ख में दर्शाए अनुसार लाल लिटमस पत्र के टुकड़ों के साथ दोहराइए और अपने अवलोकनों की तालिका 2.1 में अभिलेखित करिए। चूने के पानी का कैसे तैयार करना होता है, देखिए। चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। लाइम शब्द से नींबू का अर्थ न ले। लाइम का मतलब नींबू नहीं होता है। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ठीक है। पानी में मतलब H2O, ठीक है, पानी है, और यहाँ पे
CO, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देंगे तो चूने पानी CaOH का होल ट्वाइस, ये चूना पानी हम लोग का हो गया। ठीक है, इस लाइम चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग का क्या होगा, चूना, ये हो गया पानी, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अबाधित, अबाधित मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देंगे रख करके, और इस तरह से तैयार किया जा सकता है। इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग का है दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके लिख रहा है, नींबू का रस, ठीक है, प्रदर्शित कि 1 बूंद डालने के पश्चात नीले लिटमस पत्र का कलर कैसा हुआ। तो देखिए, आपको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता दूं, ABR, ठीक है, और BRB। ABR कहने का मतलब है कि जो एसिड है वो चेंज करेगा ब्लू लिटमस को किसमें, रेड में, और ये सिर्फ एसिड पे होगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालेंगे तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। उसी तरह से बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलेगा। बेस जो है ब्लू लिटमस को, सॉरी, बेस जो है रेड लिटमस को किस में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। और अगर बेस को हम लोग डालते हैं, एसिड को डालते हैं रेड लिटमस पेपर पे, तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एसिड का रेड लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं, बेस का ब्लू लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नींबू का रस क्या है हम लोग का, सिट्रिक एसिड होता है, ये एसिड है, ठीक है। लिटमस कैसा है, रेड है, तो रेड, सॉरी, नीला है, तो नीले पे डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। प्रदर्शित की 1 बूंद डालने पर लाल लिटमस पे कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसी तरह से आप ढूंढ ढूंढ करके बाकी सब कॉलम को भर लेंगे, ठीक है। आइए अब तालिका 2.1 का विश्लेषण करते हैं और प्रदर्शित 3 समूह के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। समूह क में वे प्रदर्शित हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ABR, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इससे हम लोग पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। समूह ख में कौन रखाएगा, वैसे जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है इसमें बेस आ जाएगा, ठीक है। उसका तीसरा, दोनों ही प्रकार के लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता, तो ये हम लोग का न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब जिसका pH वैल्यू 7 हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियाँ किस पदार्थ से बनती हैं, जब इन पर कुछ प्रदर्शित बूंदों को डाली जाती है तो इनका रंग क्यों बदल जाता है। ये बच्चा ये है जो सोचना शुरू कर दी है ना। तो साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं, या साइंटिस्ट का यही प्रोसेस होता है कि कुछ भी नया चीज़ उनको मिले तो उसके बारे में वो सोचेंगे, है ना। तो ये जो बच्ची है ये सोच रही है कि लिटमस पेपर जो है वो बना हुआ किस चीज़ से का है ना, ये बना कैसे, हाउ बना कैसे, और ये फिर कलर इसका चेंज जो हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। तो आइए अब इसमें कह रहे हैं कि हम लोग पता लगाते हैं कि ये इसके पीछे का वजह क्या है। लिटमस जो होता है लाइकेन से बनता है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस के 2 रूप में उपलब्ध होता है, विलयन के रूप में एवं कागज के रूप में, ठीक है। लिटमस जो होता है सॉल्यूशन में होता भी है ना, और कागज के फॉर्म में भी होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र के 2 रंग होते हैं, नीला और लाल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। ऐसे पदार्थ जो लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्लीय पदार्थ होते, कह रहा है वैसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्लीय पदार्थ होता है। तो मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि A होगा, B होगा और इससे R होगा, मतलब एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा। वही बात यहाँ पे कहा हुआ है। याद रखने के लिए आप ABR याद रख सकते हैं, इससे आपको शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। जब भी आपको कभी 2 चीज़ याद करने के लिए दिया जाए ना, तो उसमें से आप क्या करें, एक चीज़ को याद कर ले, उसके बाद क्या होगा, अगला अपने आप आपको याद रहेगा। जबकि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारीय पदार्थ होते हैं ना। अब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो लाल लिटमस पत्र को बदल करके ब्लू में कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हम लोग का बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। चूँकि लिटमस अम्लीय और क्षारीय विलयन के विभिन्न रंग दर्शाता है, अतः यह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। इसे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जो प्रकृति और मानव निर्मित है, उनका उपयोग भी सूचक रूप में किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ही पदार्थ हैं। अब देखिए, ये तो प्राकृतिक रूप से लिटमस पत्र मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मानव के द्वारा भी बनाए जाते हैं, उसका भी हम लोग कर सकते हैं सूचक रूप में उपयोग, ठीक है। मानव निर्मित सूचकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो वैसे सही पदार्थ जो लैब में बनाया जाता है उसको मैन मेड या फिर सिंथेटिक पदार्थ कहते हैं ना।
आप उच्च कक्षा में इनके विषय में जानेंगे। क्लास 10th में एसिड बेस काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। अब यहाँ पे समग्र दृष्टि करके एक टॉपिक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। लाइकेन दो जीवों की सहजीविता से बनते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, फंगस और एल्गी से मिलकर के बनाता है, कवक और शैवाल से, जिनमें एक कवक होता है और दूसरा शैवाल होता है। अब ये जुड़ते क्यों हैं? देखिए, शैवाल जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से वो क्या करता है, खाना बना सकता है। लेकिन कवक खाना नहीं बना पाता है, लेकिन जिंदा रहना है दोनों को। तो लाइकेन और कवक एक दूसरे के साथ आते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, जिसको म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट कहते हैं ना। मतलब ये आपको समझाने के लिए है, ऐसा कुछ एग्रीमेंट वगैरह है नहीं, दोनों एक साथ आ जाते हैं। अब पहाड़ पे, पेड़ों के छाल पे, जहाँ पे पानी बहुत बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो शैवाल भी खाना नहीं बना पाएगा, और कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो भी खाना नहीं बनाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं। कवक क्या करता है, मिनरल और पानी को इकट्ठा करता है, और शैवाल उसका यूज करके खाना बनाता है, फिर दोनों उस खाने को खाते हैं। ये उन क्षेत्रों की चट्टानों और पौधों पर उगते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, वायु स्वच्छ होती है। क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों पर लाइकन मिलते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है वायु स्वच्छ होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि लाइकन जो है किस चीज़ का इंडिकेटर है? तो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। अगर कहीं पे एयर पॉल्यूशन है तो वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आइए अब तालिका 2.2 के समूह क, ख और ग के क्रमबद्ध पदार्थों का वर्गीकृत करते हैं। क, ख, ग मतलब एसिड, बेस और न्यूट्रल पदार्थ, जो हम लोगों ने देखा था ना, उसके बारे में। समूह क के पदार्थों में जैसे नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका नीले लिटमस पत्र को रात लाल कर देता है, तो ये सभी क्या है, एसिड है। इसका अर्थ है कि ये सभी पदार्थ अम्लीय प्रकृति के हैं। समूह ख में साबुन का विलयन, बेकिंग सोडा, चूने का पानी, कपड़े धोने का पाउडर, ये सब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और ये सब क्या है, क्षार है। और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें नल का पानी, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन इत्यादि ऐसे पदार्थ है जो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं ना। यहाँ उदासीन दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2.2 आइए ढूंढते हैं और अन्वेषण करते हैं। क्या ढूंढना है देखेंगे हम लोग। तालिका 2.2 के समूह क में सभी पदार्थ खाने योग्य हैं। ठीक है, जो हम लोग पहला देखें, नींबू का रस, ये सब खाने योग्य है। क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों को चखा है? नींबू का रस तो सभी ने चखा होगा, खाने में क्या होता है, खट्टा होता है। तो एसिड का यहाँ पे एक और बात निकल के आएगा कि एसिड जो होते हैं खाने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थों में अम्ल होता है और अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सावधानी, जब तक कहा न जाए तब तक कुछ न चखे। देखिए, अब अम्ल जो है या क्षार जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, और दूसरा होता है मिनरल। मिनरल कहने का मतलब जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं। तो मिनरल जो एसिड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे जल सकता है बॉडी। जैसे कि बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, मिनरल एसिड है, और ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, जला सकते हैं। आपने कभी सुना होगा किसी के शरीर के ऊपर एसिड गिर गया, या किसी ने जानबूझ करके एसिड फेंक दिया, तो एसिड अटैक उसको कहते हैं ना। बहुत ही दर्दनाक ये घटना है, लेकिन ये होता है। इंसानों में इंसानियत धीरे धीरे अब खत्म होते जा रही है, तो इस तरह के लोग करने में भी काम थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं ना। आगे देखते हैं। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ और उनमें उपस्थित सामान्य अम्लों का नाम नीचे दिए गए हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड, विटामिन सी है, आंवला में सिट्रिक अम्ल एवं स्कॉर्बिक एसिड, आम में टार्टरिक एसिड, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, है ना। आगे देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम और का पता कर रही है। नींबू में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, सिरका विनेगर है, तो इसमें हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, आइए अब समूह ख के पदार्थों का विलयन लेते हैं। जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें। आपने क्या अनुभव किया? आपने देखा कि साबुन के जैसा चिकना है। तो क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं, है ना। यहाँ पे दे रखा है कि स्वाद में क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा हो उसमें क्षार की उपस्थिति हो। जैसे कि हम लोग का नीम खाने में भी कड़वा होता है, लेकिन उसमें क्षार है कि नहीं है, ये टेस्ट करने का विषय है। अब यहाँ एक बच्चा है जो कुछ सोच रहा है, उसके बारे में देखते हैं। अब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ करने वाले पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण कर सकता हूँ। आंगन को स्वच्छ करने वाले पदार्थ मतलब वहाँ पे हम लोग बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और एसिड से ही साफ़ कर सकते हैं। अब बच्चा क्या सोच रहा है, ये उसके मन में है, वो वही जाने। यदि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं है
तो क्या ऐसे अन्य पदार्थ हैं जिनका क्षार सूचक के रूप में, अम्ल सूचक के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास आसपास में अवेलेबल नहीं है सूचक। सूचक मतलब कि लाइकन से जो निकलता है लिटमस पत्र। तो क्या ऐसे और भी पदार्थ हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं? तो प्रकृति में काफ़ी ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम लोग का हल्दी है। ठीक है, यहाँ पे गुलाब के फूल का भी दे रखा है, अड़हुल का भी फूल का इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं गुलाब के फूल का किस तरह से सूचक के रूप में उपयोग हुआ है। आपने अपने आसपास अनेक रंग बिरंगे पुष्प देखे होंगे। इन पुष्पों का उपयोग करके सूचक बनाने का प्रयोग कीजिए। अपने आसपास से लाल गुलाब के पुष्पों की झड़ी हुई पंखुड़ियाँ एकत्रित करिए। तोड़ना नहीं आपको फूल, यहाँ पे कह रहा है जो झड़ चुका है उसके बारे में। इसके लिए कृपया पुष्पों को तोड़े नहीं, अपितु आप भूमि पर गिरी हुई पंखुड़ियाँ अथवा पुष्प उठा सकते हैं। एक मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लीजिए और उन्हें पानी से धो लीजिए। खड़ल और मसूल का उपयोग करके पंखुड़ियों को कुचलिए। उन्हें एक कांच के गिलास में रखें। इन कांच के गिलास में थोड़ा गर्म पानी डालिए और सुनिश्चित कीजिए कि कुचली हुई पंखुड़ियों में पूर्णतः पानी में डूब गई हो। ठीक है, सावधानी, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देश में करें, क्योंकि पानी गर्म करना क्या हो सकता है, एक रिस्की चीज़ हो सकता है। पानी गिर भी सकता है आपके शरीर पे, तो जल सकता है ना। कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए। इसके पश्चात 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, जब तक कि पानी रंगीन न हो जाए। अब इसे छान लीजिए। निस्यंद, ठीक है, निस्यंदन के पश्चात द्रव वांछित अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पुष्प अर्क, अर्क मतलब जो ये पानी निकला ना, वो परखनली, परखनली स्टैंड, लाल गुलाब का अर्क। तैयार किए गए गुलाब के अर्क में 10-20 बूंदों में छोटी पारदर्शी बोतलों अथवा परखनली में डाल लीजिए। उन्हें क और ख से चिन्हित करिए। अब इसको क्या किया है, 2 में डाल लिए हैं। अब बारी बारी से इसमें हम लोग अम्ल और क्षार डालेंगे और देखेंगे इसमें किस में रंग बदलता है ना। ड्रॉपर की सहायता से परखनली क में क्या डालना है आपको, नींबू का रस डालना है। मतलब क में क्या डालेंगे हम लोग, एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे। ठीक है, 20 से 30 बूंदे डालिए। और परखनली ख में साबुन के विलेन के 20-30 बूंदे डालिए। साबुन का विलेन मतलब बेस डालना है, क्षार डालना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए अर्क में किसी प्रकार के रंग परिवर्तन है तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे। ठीक है, लाल गुलाब अर्क, नींबू साबुन का रस पहला इसमें डाला गया है एसिड, और इसमें डाला गया है बेस। तो एसिड डालने पे देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बेस डालने पर इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन जैसा चेंज हो गया है ना। इन अवलोकनों को अपने सपाटियों के साथ चर्चा करिए। कह रहा है जो प्रदर्शित पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तन कर उसे लाल कर देता है, क्या वह प्रतिदर्श है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ठीक है, जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तन करके उसे हरा कर देता है। अच्छा, यहाँ लाल भी हुआ है ना, जो गुलाबी था पर्पल टाइप का, वो रेड हो गया है। देख ही लेते इसमें क्या कर रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट करके लिखना है, ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे कह रहा है पहला कि जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तन करके उसे लाल कर देता है। तो जब हम लोग नींबू का रस डाले तो उसका कलर लाल हो गया। ठीक है, और जिसमें हम लोग बेस डाले थे उसका रंग क्या हो गया था, हरा हो गया था। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तन नहीं करते, क्या वे वही प्रतिदर्श है जिनमें लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग का परिवर्तन नहीं होता? तो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब के अर्क का उपयोग भी पदार्थ के प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। अतः यह अम्ल क्षार सूचक का एक अन्य उदाहरण है। हल्दी के पाउडर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल रह जाता है। ठीक है, और क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। जनरली ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, तो नो चेंज ही हम लोग लिखते हैं। हमें विश्वास है कि प्राप्त परिणामों से उत्साहित होकर आप कुछ सब्जियों, फूलों और फलों जैसे चुकंदर, लाल बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी, जामुन, लाल गुलर, ठीक है, हिबिस्कस के पुष्प का अर्क तैयार करके उसमें पदार्थों का परीक्षण करके इसे दोहराएंगे, है ना। अभी भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में काम कर सकता है। हाइड्रेंजिया का पुष्प बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लास 10th में भी ये पढ़ना है। देखिए, हाइड्रेंजिया एक पौधा होता है जिसका ना, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसका फ्लावर का कलर अलग होगा, अगर क्षारीय है तो उसका फ्लावर का कलर अलग होगा। इसी को यहाँ पे बताया गया है। हाइड्रेंजिया एक पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में ठंडी जलवायु में उगता है। ठीक है, इसमें मृदा के प्रकृति के आधार पर विभिन्न रंगों में पुष्प खिलते हैं। जैसा मिट्टी होगा उसी के आधार पर इसका क्या होगा, पुष्प खिलेगा। अम्लीय मृदा में नीले रंग का पुष्प खिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये क्या होगा, अम्ल में, एसिड में इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। फूल का, फूल जो खिलेगा वो मिट्टी के क्वालिटी के, मिट्टी के आधार पे होगा। जबकि क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलते हैं।
क्या माली मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति को समायोजित कर हाइड्रोंजिया के विभिन्न पुष्पों के रंगों को उगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम अपने घर में भी क्या करेंगे, गमला जब लगाएंगे तो एक ही पौधा में जब अम्लीय मिट्टी होगा तो वो ब्लू कलर का होगा और क्षारीय मिट्टी होगा तो रेड कलर का होगा। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था, हम लोग प्राकृतिक सूचक के रूप में हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ये करेंगे। हमने क्रियाकलाप 2.1 में नीले और लाल लिटमस पथ का उपयोग किया है। क्या आप कुछ अन्य प्राकृतिक सूचकों के द्वारा भी कागज की पट्टियाँ बना सकते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप कर जानने का प्रयास करते हैं। किसी पात्र अथवा पेट्री डिश में 1 चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर लेप बना लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो कच्ची हल्दी का टुकड़ा पीसकर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के लेप में फिल्टर का एक टुकड़ा सावधानीपूर्वक डुबाइए जब तक यह पीले रंग का ना हो जाए। अब बाहर निकालिए और सूखने दीजिए। पीले रंग के कागज़ की पतली पट्टियाँ जिनके ऊपर हल्दी लगा हुआ है, हल्दी पत्त के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और अब यह कह रहा है ड्रॉपर की सहायता से इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से एसिड और बेस डालेंगे और देखेंगे क्या होगा। तो एसिड जब डालेंगे तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस जब डालेंगे तो इसका कलर पीला से क्या होगा, बदल करके रेड हो जाएगा। ठीक है, आपने अवलोकन किया कि क्या सभी प्रदर्शी में हल्दी पत्र का रंग परिवर्तन हो जाता है। उन प्रदर्शों को समूहित कीजिए जो हल्दी रंग को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो एसिड और न्यूट्रल जो होगा सब्सटेंस, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस जब डालेंगे तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा। मेरी सफ़ेद टी शर्ट पर कढ़ी का दाग लग गया था और साबुन लगाने पर उसका रंग बदल गया था। वाह, अब मुझे इसका कारण पता चल गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ही ये बेस में जाएगा तो सर्फ जो होता है, साबुन जो होता है कपड़ा धोने का, वो क्या है, बेस है। तो बेस से रिएक्ट करके हल्दी क्या होगा, वो पीला रंग छोड़ करके रेड में बदल जाएगा। क्या अम्लीय पदार्थों की जांच के लिए हल्दी पत्र को सूचक रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो हम लोग का जवाब है नहीं। हम लोग इससे सिर्फ क्षार का यूज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अपने अवलोकनों पर सहपाठियों से चर्चा करिए। अवलोकनों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हल्दी पत्र का उपयोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थों के निरीक्षण के लिए किया जा सकता है, तथापि इसे अम्लीय पदार्थों और उदासीन के मध्य भेद नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग इसका नहीं यूज करेंगे। रोचक तथ्य में देखिए, हल्दी को स्वर्णिम मसाला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्णिम मसाला के नाम से किसे जानते हैं, हल्दी को। ठीक है, हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक सामान्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अन्य लाभों का शोध किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है एवं इसका उपयोग सामान्यतः अपने पारंपरिक घरेलू उपचारों के लिए किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है। अगर किसी को चोट लग गया है, स्वेलिंग आ गया है, तो हल्दी में चूना मिला करके उस पर लेप चढ़ाया जाता है, ठीक हो जाता है। अगर किसी को सीजन बदलने की वजह से खांसी हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार लग रहा है, तो हल्दी को दूध में मिला करके हम लोग पीते भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके औषधीय गुण हैं जो आगे चल करके हम लोग समझेंगे, या फिर घर में आप मम्मी पापा से भी पूछ करके पता कर सकते हैं। दादा दादी हैं तो वो और अच्छे से बता पाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। अश्विन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने के लिए शुभकामना पत्र बनाया। श्वेत कागज पर हल्दी का लेप लगाकर उसे सुखाया। तालिका 2.4 में परीक्षण किए गए विलयनों में से एक विलयन का उपयोग करके उसने शुभकामनाएं शिक्षक की मातृभाषा उड़िया भाषा में शुष्क कागज पर लिखी। संदेश लिखने में किस विलयन का उपयोग किया जा सकता है? क्षारीय विलयन का उपयोग होगा इसमें, है ना, तभी तो वो रेड में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या ऐसे पदार्थ है जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित होता है? तो इस तरह के पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें आ जाएगा हम लोग का लौंग, वनीला एसेंस और प्याज। ठीक है, कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, जिसे रंध्र सूचक या फिर गंधीय सूचक या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं ना। आइए पात्र में कुछ बारीक कटे हुए प्याज लेते हैं। साथ ही इसमें साफ सूती वस्त्र अथवा निस्यंदन पत्र की कुछ पट्टियाँ डाल देते हैं। पत्र को कसकर बांध देते हैं, रात भर के लिए छोड़ देते हैं। पात्र में सूती वस्त्र या निस्यंदक पत्र की 2 पट्टियाँ निकालकर उसकी गंध की जाँच करते हैं। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखते और एक पट्टी पर इमली के पानी की कुछ बूंदें डालिए। दूसरी पत्ती पर बेकिंग सोडा के कुछ बूंदें डालिए। बूंदों का पट्टियों पर फैलने दीजिए और गंध की पुनः जांच करिए। क्या आपने प्याज के टुकड़े में तैयार की गई पट्टियों पर इमली के पानी और बेकिंग सोडा के विलयन डालने से पूर्व एवं पश्चात वाली गंध में परिवर्तन अनुभव किया? आपने अवलेखनों को अभिलेखित करिए, मतलब लिख लीजिए जो भी आपने ऑब्जर्व किया।
इस प्रकार अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के गंध में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए और अपने अवलोकनों का अभिलेखित करिए। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके अपने गंध को बदलते हैं। अब यहाँ पे वैज्ञानिक परिचय है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पीसी रे को आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौट आए। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को अग्रसर करने में योगदान दिया। उन्होंने सामान्य संवत 1901 में भारत की प्रथम फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाओं के क्षेत्र में एक कंपनी की स्थापना भी की। वे भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में निहित व्यक्ति थे। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक जगत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। समाज सुधारक पीसी रे ने शैक्षणिक संस्थाओं के नाम के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग का समर्थन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित करते हैं। ठीक है, तो अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, मिश्र करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उसमें क्या होता है, नमक और जल का निर्माण होता है। इसको देखेंगे आगे हम लोग। एक परखनली में नींबू के रस का बूंद डालिए और उसमें जल की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसमें रंग का अवलोकन करिए। नीले लिटमस विलेन के एक बूंद डालिए। क्या आपको रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इस परखनली में सावधानीपूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने का पानी को बूंद बूंद कर डालिए और बहुत अच्छे से हिलाइए। क्या आपने अवलोकन किया कि विलेन में रंग में कोई परिवर्तन होता है? ठीक है, इस अवस्था में एक ऐसी विलेन का रंग लाल से नीला हो जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब विलेन का रंग लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, अब उपरोक्त विलेन में पुनः नींबू का रस की एक बूंद डालिए और अनुमान लगाइए कि रंगों में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या है कि एक परखनली ले लेना है, उसमें क्या लेना है, नींबू का रस डालना है, मतलब अम्ल डाल देना है, और उसमें फिर धीरे धीरे लिटमस विलेन का हम लोग कलर डालेंगे। तो जो अम्ल डालेंगे तो उसमें लिटमस जो कलर होता है उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, एसिड जो होता है ब्लू को रेड में बदल देता है। ठीक है, और फिर जब उसमें हम लोग बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और फिर से वो नॉर्मल सामान्य कलर में आ जाएगा आपका। प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलेन में नीले लिटमस विलेन की एक बूंद डाली जाती है तो विलेन का रंग लाल हो जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पथ को लाल में बदल देता है। सही बात है। जब इस परखनली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलेन का रंग अंततः लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि परखनली में उपस्थित विलेन अब अम्लीय नहीं रहा। चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया। जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो बोलेंगे यह एक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होने के साथ साथ लवण और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये हम लोग का रिएक्शन हो गया। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ आप उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आपको हड्डे ने काटा, स्टिंग किया, तो वो क्या होता है, हड्डा जब काटा है तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, और उस जगह पे अगर हम लोग बेस अप्लाई करते हैं, क्षार, तो वो क्या होगा, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्थितियाँ दिया हुआ है, देखते हैं। कृत्रिम उद्यान में एक तितली को देख रही थी, उसका हाथ पेड़ के तने पर टिका हुआ था। अचानक लाल चींटी ने उसे काट लिया, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई और बहुत तेज दर्द होने लगा। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे दर्द में आराम मिला। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है ना। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर एक अम्ल, जिसको फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जगह है इधर, मिथेनोइक अम्ल भी वो निकालता है। ठीक है, निकालता है। अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा से रगड़कर अप्रभावित किया जा सकता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। आपके क्षेत्र में चींटी के काटने पर उपचार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, आप बताइए। चींटी हो या हड्डा हो, बहुत सारे लोग लोहा रगड़ते हैं। ठीक है, लोहा को अपने उस जगह पर रगड़ते हैं, और या फिर प्याज को रगड़ते हैं, जो कि काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, आपको हमेशा बेकिंग सोडा ही डालना है। दूसरा स्थिति,
कृषक पोर्टल कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा के पश्चात पाया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक पौधों को उत्पन्न प्रकार से विकसित करने वाले मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषक को क्या सुझाव दिया जा सकता है? जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं होते हैं। इसमें चूने से उपचारित किया जा सकता है और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो क्या कर देगा, उसके अम्ल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा और उदासीन करने के बाद मिट्टी आपका नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियाँ जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगर मृदा क्षारीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे हम लोग? कंपोस्ट खाद डालेंगे। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है, परंतु उसमें उगने वाले पौधे का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा स्थिति है। अश्विन का मित्र गुरबीर एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। उसने अश्विन से बताया कि उसके पड़ोस में झील की मछलियाँ की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि झील में कारखानों का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो, है ना। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील की मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसमें क्षार मिलाएंगे, है ना। कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम लोग। क्या अब आप बता सकते हैं कि जब अश्विन और कृति ने श्वेत कागज पर द्रव छिड़का तो उन विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है लिखा हुआ क्यों दिखाई पड़ा? ठीक है, उस पर डाला गया होगा हम लोग का कोई रसायन जिस पर जल छिड़कने के बाद या स्प्रे छिड़कने के बाद वो अपना प्रभाव दिखाया होगा, है ना। क्या आप इस संभावना यह लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी का विलयन का और कागज़ पर लिखे गए साबुन के विलयन का प्रयोग किया गया होगा? ये भी बात सही है। संक्षेप में यहाँ पे बताया गया है, जो भी हम लोग देखेंगे। हमारे आसपास के पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे आसपास में काफ़ी सारे पदार्थ होता है। अगर इसको हम लोग बांटने जाए तो उसमें से कुछ एसिड हो गए, कुछ बेस हो गए, मतलब अम्ल हो गए, क्षार होंगे, और कुछ उदासीन हो गए, मतलब न्यूट्रल होंगे। जैसे पीने का पानी न्यूट्रल होता है, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल, जो हम लोग के शरीर में चढ़ाया जाता है। लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुलहर, उड़हुल, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग करके प्राकृतिक जांच के लिए विलयन निर्माण किया जा सकता है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंगों को दर्शाते हैं वे अम्ल और क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण तथा क्षारीय विलयन में हरे रंग का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा, जल और लवण का निर्माण करते हैं। लाल चींटी का काटना, मृदा का अम्लीय होना तथा क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अवशिष्ट जैसी अनेक दैनिक समस्याओं को उदासीकरण प्रक्रिया से हम लोग उसका उपाय या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। आइए और अधिक सीखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अत्यधिक मात्रा मिलाने पर इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा? उत्क्रमित कहने का मतलब और तेज कर देगा, है ना, बढ़ा देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ABR, मतलब एसिड जो होता है ब्लू को रेड करता है, लेकिन लाल को नीला कर रहा है। तो हम लोग का जो विलयन है वो क्या है? बेस है। तो यहाँ से हम लोग बेस उठाएंगे। तो चूने का पानी बेस होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा बेस होता है, सिरका एसिड होता है, साधारण नमक का विलयन ये हम लोग का न्यूट्रल होता है। तो ऊपर का जो दो है ये इसको क्या करेगा? उत्क्रमित कर देगा, बढ़ा देगा। दूसरा यहाँ पे है, आपको खंड क, ख, ग का निम्नांकित 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं, परंतु आप नहीं जानते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, क्षारीय और उदासीन है। विलयन क में लाल लिटमस पत्र विलयन के कुछ बूंदे डालने पर वह नीला हो जाता है, जबकि हल्दी के विलयन के कुछ बूंदे डालने पर तो वह लाल हो जाता है। अंत में विलयन ग में गुलाब के अर्क का कुछ बूंदे डालने पर वह हरा हो जाता है। प्रश्नों के आधार पर क, ख, ग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, देखिए इसको बताना है तो हम लोग फिर से क, ख, ग में देखेंगे क्या हुआ था। ठीक है, विलयन क में जब डाले यहाँ पे लाल लिटमस विलयन के कुछ बूंदे डालने पे वह नीला हो जाता है। तो ये बेस होगा, पहला जो होगा वो बेस होगा, क्षारीय। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें रेड से वो ब्लू हो रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लाल से हो गया। जब हल्दी के विलयन की कुछ बूंदे डाल दी जाती है तो लाल हो जाता है, तो ये बेस ही है। अंत में विलयन ये भी बेस है, पहला बेस है,
दूसरा बेस और तीसरा अम्लीय है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और एक्सपेरिमेंट दे रखा है। लाल गुलाब के अर्क से भिगोई हुई कागज की पट्टियों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक पात्र में उपस्थित विलेन की प्रकृति का निम्नांकित चित्र बनाइए। प्रयोगशाला में एक द्रव प्रदर्शित कर परीक्षण के विभिन्न सूचक का उपयोग करिए। तो देखिए यहाँ पिक्चर में क्या दिख रहा है, पहला जो है इसमें डाले तो गुलाब वाला अर्क खड़ा हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बेस हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, इसमें और रेड हो गया तो ये एसिड हो गया। ठीक है, एसिड हो गया हम लोग का। और ये तीसरा में जैसा था वैसा का वैसा ही है। अच्छा, इसमें वैसा ही का वैसा ही है, तो ये न्यूट्रल हो गया हम लोग का, उदासीन। और ये हम लोग का एसिड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीय क्षारीय प्रकृति की पहचान कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि करिए। आगे फिर यहाँ पर एक दे रखा है नवाचार, खोज, जांच, अन्वेषण, जिज्ञासा। यहाँ से शुरू होगा जिज्ञासा से और फिर नवाचार तक हम लोग पहुँचेंगे। 5 में कह रहा है मान्या की आंखों की पट्टी बांधी है, जो अज्ञात विलेन दिए गए हैं वह जांच कर सके कि अम्लीय है, क्षारीय है। ठीक है, मान्या ने विलेनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए। तो आंख बंद है तो वो गंध सूचक का उपयोग कर सकते हैं, इसमें लौंग आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, है ना। क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और छिड़काव वाली बोतल में क्या लगाया लिया जा सकता है जिससे उसका कलर चेंज कर जाए। ठीक है, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया जाता है। अंगूर में होता है एसिड, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, मिश्रण का रंग हल्का लाल होगा। यदि इस मिश्रण में बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा, अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो वो उदासीन कर देगा उसको। इस तरह से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसको देख करके कर लेंगे, आपके बुक में है। अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया गया है। एक उद्यान की कल्पना करिए बागीचे का, जिसमें पौधे स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मृदा की प्रकृति क्या हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, मृदा की प्रकृति अम्लीय हो सकता है। मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है। तो अम्लीय क्षारीय दोनों में हम लोग अलग अलग सूचक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है गहन चिंतन। अमन ने भूल से अंडे के छिलके पर तथा संगमरमर के टुकड़ों पर सिरका गिरा दिया। उसने वहाँ बुलबुले उठते हुए देखे। फिर उसने अंडे के छिलकों को तथा संगमरमर के टुकड़ों पर साबुन का विलेन डाला, परंतु तब बुलबुले नहीं निकले। सिरका के साथ बुलबुले बने हुए साबुन के साथ विलेन नहीं करे, ऐसा क्यों। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अमन एक बच्चा था, उसने क्या किया, सिरका में एसिड होता है, और ये जो है संगमरमर और अंडा का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। तो उस पर जब अम्ल डाला गया तो उससे बुलबुले निकले, है ना। और उसके बाद जब बेस डाला गया तो उससे बुलबुले नहीं निकले। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, बेस को बेस के डाले ऊपर, क्षार को क्षार के ऊपर डाले तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन जब एसिड को उसके ऊपर डाले, अम्ल को डाले, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से बुलबुला निकला। अन्वेषणात्मक परियोजनाएं, इसमें खोज करना है आपको, है ना। इतिहास, कला, भूगोल, समाज, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था। कह रहा है कि हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों को आप हम लोग कहते सुनते हैं कि कहता मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। तो सबको पढ़िए ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थों और प्रकृति सूचकों का उपयोग करके रंगोली बनाइए। आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल की अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। आप वर्षा, नल, नदी आदि स्रोतों से प्राप्त जल के प्रदर्शित के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की मृदा का प्रतिदर्श एकत्रित कीजिए और पता लगाइए कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय अथवा उदासीन है। ठीक है, तो ये सब टास्क है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। ये 7th का बुक था और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। हम लोग को डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक था। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दे ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।